वेलकम प्रो मैक्स स्टूडेंट्स। तो बोलो मेरे साथ, सर जान लगा देंगे, रिजल्ट निकालेंगे। ये एटीट्यूड कभी अंदर से जाना नहीं चाहिए और आप पे मैं ट्रस्ट करना चाहता हूं। चेहरे पे रखना स्माइल सेशन अटेंड करते वक्त, और उसके बाद भी ऑब्वियसली एक बात और याद रखना, आपको बहुत सारी डिस्टरबेंस पढ़ाई के वक्त बुलाती है, बट मेरी एक बात याद रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये बात मत भूलना। डिस्टरबेंस को कर दो साइड। सर कहां कोई डिस्टरबेंस है? कैसे नहीं है डिस्टरबेंस? पढ़ाई के बीच में आ जाता है फोन, फोन को करो बंद। पढ़ाई के बीच में रख देते हो बहुत सारे खाने पीने का सामान, हटाओ वो सबको, सब डिस्टर्ब करते हैं आपको। सर पीने का सामान कौन सा? पीने का चाय कॉफी वगैरह, दूध वगैरह, जूस वगैरह, पानी वगैरह, ये सबको भी मत रखो अपने पास। रखना है तो पॉज करो, पियो और फिर फ्रेश होके पढ़ो। ऐसा एटीट्यूड से पढ़ाई करो, तब आएगा मजा। नाउ वी विल स्टार्ट कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आपका पहला ही सवाल, सर चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 है और कंपोजिशन लेवी में आप 10 बोल रहे हो। तो यस, अगर आप नॉर्मल स्कीम लोगे तो सेक्शन 9 ही आपका चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन अगर आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हैं तो आपका चार्जिंग सेक्शन हो जाएगा सेक्शन 10। यहां आपको टैक्स देना होगा। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलूंगा और उसको आप हमेशा के लिए लर्न कर लेना। इस चैप्टर जब भी पढ़ो और लिख कर रख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक एडवांस। अगर आप किसी को लोन एडवांस देते हैं और इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ये इनकम आपका, ये जो इनकम आपका, इस चैप्टर में कहीं पे भी अगर मैं इसका रेफरेंस लूं तो ये हमेशा एक्सक्लूडेड होगा। लर्न कर लो इसको, कभी भी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपका टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त भी आप इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करोगे। पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये बात को माइंड में बिठाओ बच्चों, कुछ जरूरी है इसलिए कह रहा हूं। तो इंटरेस्ट, कंपोजिशन लेवी कहता है हमको इंटरेस्ट अर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट को पूरे चैप्टर से बाहर कर दो। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं कंपोजिशन लेवी क्या है। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्ट, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले चाहे ना ले, तो ऑप्शन दिया गया है कि वो कंपोजिशन स्कीम से जीएसटी दे सकता है इन लिeu ऑफ सेक्शन 9(1). चार्जिंग सेक्शन जो 9(1) था उसकी जगह कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। मैं पूरा 9 सेक्शन नहीं बोला, सिर्फ 9(1) सेक्शन की जगह वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। इसका मतलब कंपोजिशन वालों को भी रिवर्स चार्ज के टैक्स वगैरह तो देने ही पड़ेंगे, तो ये लोग लायबल होते हैं अंडर आरसीएम। ये तो लर्न ही कर लो, कंपोजिशन वाले भी लायबल अंडर आरसीएम। ये दो बातें ऊपर लिख कर रख लो ताकि इस चैप्टर को कभी भी पढ़ो आपको याद रहे। बाकी डिटेल में नीचे बताऊंगा ही। रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है कंपोजिशन लेने के लिए अगर वो नीचे वाली दी गई चीजों में एंगेज नहीं है तो नॉट, मतलब नीचे दी गई 4 से 5 चीजें कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो किया तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। पहला, वो ऐसा कोई सप्लाई कर रहे हैं जो जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब अल्कोहल पेट्रोल। अल्कोहल पेट्रोल अगर कंपोजिशन डीलर को सप्लाई करना है तो उसको कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आउटवर्ड सप्लाई सेल नहीं कर सकते अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो। मतलब ये कि आप परचेज कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते दूसरे स्टेट में अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं दे सकते अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, कुछ नोटिफाइड गुड्स को आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो। सर क्या क्या नोटिफाइड गुड्स? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरेटेड वाटर। देखो आइसक्रीम और एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको पता है, पान मसाला टोबैको वैसे पता चल जाएगा, कनेक्टेड आइटम है, 4 तो याद हो जाएगा। उसके बाद के जो आइटम है थोड़े डिफरेंट है। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स, फ्लाई ऐश विथ 90% फ्लाई ऐश कंटेंट, इस टाइप के आइटम, या सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इस टाइप के आइटम भी आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो सर 4 लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो तो, अगर आप आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो, या नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो, जिसमें फ्लाई ऐश वगैरह के आइटम्स, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपको पता है टाइल्स, रूफिंग टाइल्स, ये सब। दूसरा, इनमें भी देख लेना, एरेटेड वाटर और आपका आइसक्रीम, उसके बाद 2 आइटम एक साथ याद कर सकते हो, पान मसाला, टोबैको। इन आइटम को मैन्युफैक्चर नहीं करोगे अगर आपको ये स्कीम चाहिए तो। उसके अलावा आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। आगे बढ़ता हूं, इसमें 2 स्कीम है, स्कीम 1, स्कीम 2। पहले स्कीम 1 की बात करते हैं। अगर आपको सेक्शन 10(1) की स्कीम चाहिए या फिर दूसरा स्कीम है 10(2)(a), 10(1) की स्कीम चाहिए तो एलिजिबिलिटी कब होगी? आउटवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पिछला साल, प्रीसीडिंग ईयर, पिछला पूरा साल का आपका आउटवर्ड टर्नओवर। आउटवर्ड का मतलब जो हमने सप्लाई दिया है, लिया है नहीं, दिया है, पिछला साल का। ऑल द रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस अंडर द सेम पैन, मेरा एक पैन के अगेंस्ट जितना भी प्रीमाइस है सबका आउटवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर कर लो।
अगर वो अप टू 75 लाख है, अप टू का मतलब लेस देन इक्वल टू 75 लाख है, कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इंक्लूडिंग सिक्किम 8 हो गई, बट एक्सक्लूडिंग आसाम फिर 7 हो गया। 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से आसाम हटा लो, 6 बचे, फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड। तो इतने सारे स्टेट में 75 लाख तक का लिमिट है अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो। एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कब का? पिछले साल का बेटा, इस साल का नहीं बोल रहा हूं, पिछले साल का पहले टर्नओवर लिमिट होगा, तब तो आपको पता चलेगा आप इस साल एलिजिबल हो कि नहीं। समझो बात को। और बाकी स्टेट के लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है। देखो 1.5 करोड़ फॉर अदर स्टेट्स। कंपोजिशन स्कीम लेना है बाकी स्टेट के लिए 1.5 करोड़। बाकी स्टेट में क्या आ गया? आसाम आ गया और अदर स्टेट आ गया। उत्तराखंड नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट नहीं आएंगे और सिक्किम नहीं आएगा। अच्छा, एक बार वापस आओ तो आउटवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का कैसे निकालना है? आउटवर्ड टैक्सेबल प्लस एग्जेम टर्नओवर। सर एग्जेम भी ऐड करना है? यस, एलिजिबिलिटी के लिए आपको एग्जेम टर्नओवर को भी उसमें इंक्लूड करना है। तो टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एग्जेम टर्नओवर पिछले साल का, क्योंकि टोटल टर्नओवर में सब आता है। अदर देन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। ये बात तो सर चैप्टर के आपने ऊपर ही बता दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस कभी कहीं का पार्ट नहीं बनेगा इस चैप्टर में, हटा दो। प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जोड़ लो, बट जीएसटी को जोड़ना नहीं है। जीएसटी कैसे टर्नओवर हो सकता है हमारा? वो तो टैक्स अमाउंट है, तो जीएसटी को मत जोड़ना। अगर आपने कस्टमर से लिया भी है तो एक्सपोर्ट जोड़ोगे। एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, तीनों का टोटल कर लो। अगर वो पिछले साल का अप टू 75 लाख, अप टू 1.5 करोड़, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इतना ही मैंने कहा। लेकिन एक और कंडीशन है इसके अंदर, सिर्फ टर्नओवर कंडीशन नहीं, एक और है, वैल्यू ऑफ सर्विस। आप सर्विस कितनी दे सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस? रेस्टोरेंट सर्विस छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस को छोड़कर, वो तो हर जगह एक्सक्लूडेड है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस इस पूरे चैप्टर में हर जगह एक्सक्लूड है। तो रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस की सर्विस को छोड़कर, मतलब इंटरेस्ट जो हम अर्न करें वो भी तो एक सर्विस अर्न कर रहे हैं, उसको छोड़कर करंट ईयर का कंडीशन है ये। करंट ईयर में आपका वैल्यू ऑफ सर्विस आप कितना दे सकते हो? लेस देन इक्वल टू हायर ऑफ, ध्यान दो, लेस देन इक्वल टू हायर ऑफ, थोड़ा सा फोकस, जगह कम है। लेस देन इक्वल टू हायर ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। मतलब करंट ईयर में कितनी सर्विस दे सकता हूं? पिछले साल का जो मेरा टर्नओवर है उसका 10% हायर ऑफ है इन स्टेट और यूटी। हर स्टेट में आपको ऐसे ही चेक करना है जितने आपके प्रीमाइसेस है, और 5 लाख विच एवर इज हायर। आपके कंपोजिशन स्कीम का मेरा एक ब्रांच गुवाहाटी में रजिस्टर्ड है, तो इस गुवाहाटी का प्रीमाइसेस से मैं कितना सर्विस डिलीवर कर सकता हूं करंट ईयर हायर ऑफ द 2। पिछले साल का जो मेरा ब्रांच का टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। जो हायर आएगा उतना तक का मैं सर्विस दे सकता हूं, लॉ मुझे परमिशन दे रहा है। उससे ज्यादा दिया कंपोजिशन स्कीम से मैं उसी वक्त बाहर। लर्न करो सर एक बार और, कंपोजिशन स्कीम 10 सबसेक्शन 1 में कब ले सकते हैं? अगर मेरा आउटवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का अप टू 75 लाख है, उत्तराखंड, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सक्लूडिंग आसाम एंड प्लस सिक्किम, इन स्टेट में 75 लाख का लिमिट, अदर स्टेट में 1 करोड़, 1.5 करोड़ का लिमिट, 1.5 करोड़ का लिमिट। अगर उस लिमिट के अंदर आपका टर्नओवर है पिछले साल का, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। बट एक और कंडीशन है, करंट ईयर आपका सर्विस जो आप प्रोवाइड करोगे अपने प्रीमाइसेस से, उसकी भी लिमिट है। एक लिमिट से ज्यादा दोगे तो इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। कितना तक सर्विस दे सकते हो? सर सर्विस जब हम देंगे तब उसमें से रेस्टोरेंट सर्विस का टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। उसके अलावा जो मैं सर्विस दे रहा हूं वो सर्विसेज मैक्सिमम में कितनी दे सकता? हायर ऑफ द 2। मेरा जो करंट यहां का ब्रांच है, उस ब्रांच से, मेरा पर्टिकुलर ब्रांच से जितना टर्नओवर हो रहा है, मेरा पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन से जितना टर्नओवर हो रहा है, उस टर्नओवर का, पिछला साल का टर्नओवर का 10% में करंट ईयर सर्विस दे सकता हूं और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। बात को समझो। अब आओ दूसरी स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम की दूसरी स्कीम कब लगती है ये? 10 to a रजिस्टर्ड पर्सन जो ऊपर की स्कीम नहीं ले पा रहा है वो नीचे की ले ले, सिंपल। अब ऊपर की स्कीम कब नहीं ले पा रहा? एक तो टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा हो गया तब, लेकिन उस केस में नीचे वाली भी नहीं मिलेगी, अभी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो एक ही सिचुएशन बचा, सर्विस का टर्नओवर करंट ईयर उसका 10 लाख और 5% ऑफ द 10% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये अमाउंट तक वो सर्विस दे पा रहा था, बट उसका सर्विस का टर्नओवर इससे भी ज्यादा है, तो फिर वो 10 to a में आ सकता है। लेकिन इसकी भी कंडीशंस आओ कब? एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आउटवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर होल फॉर ऑल द रजिस्टर्ड प्रीमाइस अंडर द सेम पेन, मतलब ऊपर जैसे लिखा था वैसे ही लिखा है। आउटवर्ड टर्नओवर निकालने का तरीका एग्जैक्टली वैसा है। कितना होना चाहिए? अप टू 50 लाख फॉर ऑल स्टेट, कोई भी स्टेट हो 50 लाख तक का टर्नओवर। मतलब अगर आपका सर्विस का टर्नओवर करंट ईयर ऊपर वाला जो प्रोविजन था उससे ज्यादा हो रहा है
तो अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 50 लाख तक का तो 10(2)A में आप कंपोजिशन स्कीम ले लो, इसमें सर्विस ज्यादा दे सकते हो आप, लेकिन पिछले साल का टर्नओवर लिमिट यहां कम है। इन शॉर्ट इस स्कीम में तो आप तभी आ पाओगे जब आपका सर्विस का टर्नओवर एक तो ज्यादा है, दूसरा पिछले साल का आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 50 लाख। इन शॉर्ट जैसे मैं कोचिंग सर्विस देता हूं, मैं तो सर्विस का बिजनेस में हूं, तो ऑब्वियसली मेरा सर्विस का टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, ऊपर का कंडीशन में मैट ही नहीं कर पाऊंगा कभी भी। तो मेरे लिए बेटर स्कीम क्या है, मैं नीचे आ जाऊं, नीचे मेरा सर्विस कितना तक, अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो करंट ईयर मैं कंपोजिशन स्कीम ले लूंगा, और बस यही मैं ले लूंगा ये वाला, बट 10(2)A वाला, क्योंकि मेरा सर्विस का टर्नओवर ज्यादा है करंट ईयर। अब आइए बात करते हैं, सर ये तो जान गए किस स्कीम में हम फॉल करेंगे, टैक्स कैसे निकलेगा कंपोजिशन स्कीम का, सब फॉर्मेट है बेटा, ऐसा फॉर्मेट मैंने बना रखा है, मेरा नोट्स इतना सिंपलर है, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब वो अलग बात है कि मेरे नोट्स से कॉपी हो रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, वो एक अलग बात है, बट अदर देन दैट नोट्स को मैंने बहुत जान और दिल लगा के बनाया है। मुझे पता है एज ए स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मैंने हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्मेट डिजाइन किया। आओ बताता हूं जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा कंपोजिशन स्कीम में। आइए, फॉर एवरी क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपको हर क्वार्टर कैलकुलेशंस करने हैं। टैक्सेबल पीरियड, मतलब आपका हर क्वार्टर होगा टैक्सेबल पीरियड, दैट इज रजिस्ट्रेशन लायबल डेट ऑनवर्ड्स, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन से लायबल हुए वहां से हर क्वार्टर आपको टैक्स देना है। ठीक है सर, सेक्शन 10(1) में भी और 10(2)A में भी, जिसमें भी आप कॉल कर रहे हो। अब देखो क्या मैं इस तरफ लूंगा मैन्युफैक्चर या रेस्टोरेंट वाली सर्विस का 10(1) में, अदर्स का लूंगा इस तरफ, सर ठीक है, और 10(2)A में कोई भी हो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है सर, अब आइए जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आपने जो सेल किया उस पर जीएसटी आपको देना है, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है और रेस्टोरेंट वालों के लिए क्या, आओ बताता हूं। तो मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट वालों को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अपने टर्नओवर पे परसेंटेज मारना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सर मत बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन हम हर जगह एक्सक्लूड करेंगे, मतलब आपको अपने टर्नओवर पे बस नीचे दिया गया परसेंटेज मार दो, आपका क्वार्टर का टर्नओवर पर नीचे दिया गया परसेंटेज मार दो, आपका टैक्स निकल जाए। सर क्या करना है, सीजीएसटी का 0.5%, 0.5% एसजीएसटी, मैन्युफैक्चरर का इतना ही है, और रेस्टोरेंट वालों का 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। आई होप आपको ये क्लियर। तो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वाला केस खत्म। अब बात करते हैं अदर्स का। मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट के बारे में अब बात मत करना, अदर्स का परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, बस यही बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है। अदर लोग जो है, अदर देन मैन्युफैक्चरर, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वाले, उसके अलावा जो लोग बच गए वो लोगों को लॉ ने बोला आप लोग अपने टर्नओवर पर जब परसेंटेज मारोगे तो एंटायर टर्नओवर पर परसेंटेज नहीं मारना, आपको सिर्फ अपने टैक्सेबल टर्नओवर पर परसेंटेज मारना। मतलब आपने जो सप्लाई दी है जिस पर टैक्स है उसी का टर्नओवर पर परसेंटेज मारना है, एग्जेम सप्लाई के टर्नओवर पर परसेंटेज नहीं मारना है, टैक्सेबल सप्लाई पर परसेंटेज मारना है। मतलब इन लोगों का जो ये टर्नओवर है मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट वाला, यहां पर टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम सप्लाई दोनों ऐड करके परसेंटेज मारना है, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे तो दोनों ऐड करके आपको 0.5% या 2.5% मारना मैंडेटरी है। जबकि अदर सप्लायर मतलब मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वालों को छोड़ दे तो उन लोगों को अपने सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पर परसेंटेज मारना है। कितना परसेंटेज मारना है, सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%, डन, इतना ही है। अब बात करते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10(2)A में लेते हैं तब क्या, कोई भी आप हो आपको परसेंटेज अपने टर्नओवर पर मारना है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर उसको तो हर जगह एक्सक्लूड करना है, अपने टर्नओवर पर परसेंटेज मारना है। सर टर्नओवर का मतलब यहां पर टैक्सेबल प्लस एग्जेम, टैक्सेबल प्लस एग्जेम, यहां दोनों होगा तो दोनों का टर्नओवर टोटल कर लो, इंटरेस्ट को तो कहीं नहीं लेना, उसके बाद परसेंटेज क्या मारना, 3% प्लस 3% सीजीएसजी, आगे आपका टैक्स कंपोजिशन स्कीम। सर एक बार और क्लियर कीजिए, चलो करता हूं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और 10(1) में आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल, आपको अपने टर्नओवर पे टैक्सेबल एग्जेम सब इंक्लूड होना चाहिए, टर्नओवर पे 0.5% मारना है। रेस्टोरेंट वाले आप आपके टर्नओवर पे 2.5 मारना। अगर आप अदर सप्लायर हो 10(1) में तब आपको टैक्सेबल टर्नओवर पे 0.5 मारना। और अगर आप कौन से हो 10(2)A में फॉल कर रहे हो, जिसमें ज्यादातर सर्विस वाले लोग आएंगे, 10(2)A में फॉल कर रहे हो तो आपको टर्नओवर पर 3% मारना है, और हर जगह टर्नओवर से इस पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस।
मत भूलना ये बात। सर ये कैलकुलेशन कर लिया तो हमारा टर्नओवर पर टैक्स आ गया कंपोजिशन स्कीम में। अब ऐड करो रिवर्स चार्ज में, अगर आप लायबल हो इनवर्ड सप्लाई में, आपको रिवर्स चार्ज चैप्टर पढ़ाया हुआ, उसमें अगर आप लायबल हो उसका टैक्स डाल लो, डाल लिया, आपका टोटल टैक्स पेबल पूरे मंथ का आ गया। इस तरह से कंपोजिशन स्कीम वालों को कैलकुलेशंस करनी। तो देखो चैप्टर को मैंने इजी कर दिया। अब हम खाली नोट्स पढ़ेंगे। बिफोर दैट आई वांट यू टू रिवाइज एवरीथिंग। जल्दी कर लो एक बार रिवीजन। नाउ बहुत सारे नोट्स। पहला नोट क्या है? कंपोजिशन स्कीम अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी इस सेक्शन में हो, सेल लैब्स with effect from the day on which aggregate turnover during a financial year exceed the limit। हुआ क्या? पिछले साल का आपका टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ और 10 2A के अंदर 50 लाख का था, तो इस साल आपने कंपोजिशन स्कीम लिया और इस साल जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस किया 75 लाख, 1.5 करोड़ या 50 लाख, तो उसी दिन, जिस दिन क्रॉस किया उसी दिन से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओ। सर एक बार और, पिछले साल आप एलिजिबल थे इसीलिए तो आपने कंपोजिशन स्कीम लिया। यस सर, इस साल भी आपका टर्नओवर अगर 75 लाख, 1.5 करोड़ या 50 लाख जिस दिन क्रॉस कर जाए, समझ जाना उस दिन आपको कंपोजिशन स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। बस वही लिखा है। लैप्स किस दिन होगा? जिस दिन टर्नओवर क्रॉस हुआ उस दिन। कल तक आपका मान लो 1.49 लाख का 1 करोड़ 49 लाख का टर्नओवर था, आज सुबह सुबह 2 लाख का माल बेचा, आज ही आपको कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा, एज इफ कि कल आपका कंपोजिशन स्कीम खत्म हो चुका था। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। टैक्सेबल पर्सन टू हुम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10(1) 10(2) अप्लाई shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor he shall be entitled for any ITC। कंपोजिशन स्कीम की ज्ञान है कि कंपोजिशन स्कीम में देखो, आपने देखा होगा टैक्स क्वार्टरली आप अपने टर्नओवर पर कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करते हो। आपने अभी अभी देखा। इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब ये समझा कस्टमर से हम बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं और ना ही कंपोजिशन स्कीम को आईटीसी अवेलेबल है। मतलब कंपोजिशन स्कीम सप्लायर से जब माल खरीदेगा उसका आईटीसी नहीं ले सकता। ये दो बातें इसमें लिखी है मैंने। आगे बढ़ता हूं। सप्लायर जो लोग कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन लोगों को अलग अलग गुड्स का, अलग अलग सर्विस का क्लासिफिकेशन वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, बेकार पॉइंट है वैसे। डायरेक्टली ये अपने कंसोलिडेटेड रेट टर्नओवर पर मारकर टैक्स पे करेंगे, बस यही लिखा है, ये पता आपको। इसको आप जेआर लिख दो, पॉइंट हटाना हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर जो लोग कंपोजिशन लेवी लेते हैं आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस। ये बता चुका हूं मैं। कंपोजिशन स्कीम वालों को टैक्स इनवॉइस बनाना ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई बनाने से होगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वालों का बिल में जीएसटी होता ही नहीं है, डायरेक्टली टर्नओवर पर गवर्नमेंट को क्वार्टरली जमा कराना होता है और उनको अपने बिल में लिखना होगा कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन वगैरह वगैरह, तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जस्ट रीड वाला ही पॉइंट है। सारे रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक पैन में है तो उनको कंपोजिशन स्कीम लेना होगा। अगर एक प्रीमाइसेस ने लिया तो, और अगर एक ने नॉर्मल लिया तो सब इनएलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम से। ये पढ़ के रख लो। आपके 4 प्रीमाइसेस है, चारों में से चारों ने मान लो कंपोजिशन स्कीम लिया, एक ने भी अगर कंपोजिशन स्कीम छोड़कर रेगुलर स्कीम में गया तो बाकी 3 प्रीमाइसेस को उसी वक्त कंपोजिशन स्कीम इनएलिजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। आगे के पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना। इफ पीओ के पास रीजंस है कि टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम से टैक्स दिया, एलिजिबल नहीं था, फिर भी कोई आदमी को पता था वो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल है, फिर भी ले लिया, तो लॉ कहता है उसको फिर टैक्स के साथ पेनल्टी भी लग जाएगी और उसका टैक्स लॉ बोलता है सेक्शन 73 74 में डिटरमाइन होगा। ये हम डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटर के सिलेबस में ये पॉइंट सिर्फ थियोरेटिकली रेलेवेंट है, फाइनल वालों के सिलेबस में ये आगे काम आता है, सीए की बात करूं तो। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव डेट इन केस ऑफ डिनायल ऑफ कंपोजिशन ऑप्शन बाय टैक्स अथॉरिटीज। सर इसका मतलब आपके टैक्स अथॉरिटीज आपको कंपोजिशन स्कीम से हटाते हैं, डिनाई करते हैं, तो कब से डिनाई कर सकते हैं? अ डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, किसी भी दिन आपको कंपोजिशन स्कीम से वो हटा सकते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेटेड भी आपको कंपोजिशन स्कीम से प्रॉपर ऑफिसर बाहर कर सकता है। नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रूल, बट जिस दिन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया उससे बैक नहीं। इन शॉर्ट, जिस दिन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया उस दिन से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, उस दिन से प्रॉपर ऑफिसर आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर सकता है। एज में बी डिटरमाइंड बाय टैक्स अथॉरिटी, मतलब टैक्स अथॉरिटी आपको कंपोजिशन स्कीम से कब बाहर करेगा? आपको कभी भी कोई भी डेट से बाहर कर सकता है, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब बैक डेट से बाहर कर सकता है कंपोजिशन स्कीम से, बट बैक डेट लास्ट कितनी होगी पुरानी? उतनी बैक डेट जिस दिन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, उससे पीछे नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन स्कीम लेने का इफेक्टिव डेट क्या? देखो, पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इज अ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आप पहले से ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बस अभी आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हैं, तो किस दिन माना जाएगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम है? देखो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब अगर आपको नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो इफेक्टिव डेट आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा। मतलब
2023-24 में आप रेगुलर स्कीम में थे और 24-25 में अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको 1 अप्रैल 2024 से ही कंपोजिशन स्कीम लेना होगा। आगे बढ़ता हूं। इफ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर कंपोजिशन स्कीम, तब जिस दिन डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन उसका इफेक्टिव हुआ। शॉर्ट में, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और एस कंपोजिशन स्कीम में ही जा रहे हो सीधा, तब जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो जाओगे। लास्ट पार्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या मीनिंग है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का क्या मीनिंग है। अगर आपको जानना है फटाफट देख लो। कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो, ओकेजनली, सर्कल द वर्ड ओकेजनली कर रहा है ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस का, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस का। जो आदमी ओकेजनली कर रहा है गुड सर्विस का ट्रांजेक्शन, वो होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बट दोनों में फर्क क्या है, आओ देखते हैं। ये काम वो लोग अपने कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, तब होगा वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और आप देखो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली लाइन आपको नहीं दिखेगी एनआरटीपी में। देखो सिर्फ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आपको दिख रहा था कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। किसी स्टेट में कर रहे हैं वो काम, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसे स्टेट में काम कर रहा है जहां उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इन शॉर्ट, मैं कोचिंग सर्विस पर्टिकुलर स्टेट में दे रहा हूं। अब मान लो मैं किसी दूसरे स्टेट में जाके कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, मान लो उड़ीसा में जाके मुझे कोचिंग सर्विस देना है, मतलब 10 दिन गया, एक बैच लिया, वापस आ गया, तो मैं उड़ीसा के लिए माना जाऊंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि वहां मैं कर तो रहा हूं अपने कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही काम, बट वहां मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ये काम मैं ओकेजनली वहां कर रहा हूं। उड़ीसा में मैं रेगुलर नहीं पढ़ा, तब मैं हो जाऊंगा वहां के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वहां के लिए। नेक्स्ट, एनआरटीपी कौन, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस पूरे इंडिया में ही नहीं है, ना ही रेजिडेंस है। मतलब एक फॉरेनर, मान लो आप ही हो, आप एक फॉरेनर हो, आपका नाम है मिस्टर जॉन, ले लो, मिस नैन्सी ले लो अगर आप लड़की हो तो नैन्सी या जॉन इंडिया में आए, ओकेजनली ट्रांजेक्शन किया सप्लाई का, चाहे ये वो अपने बिजनेस में करे ना करे, और चाहे उनका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस, जिसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना रेजिडेंस है, वैसे लोगों को माना जाएगा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बस इतना ही मीनिंग है, 2-3 बार पढ़ो आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार, कौन होता है कैजुअल टैक्सेबल, एनआरटीपी। कॉमन मीनिंग ये है ओकेजनली काम कर रहे हैं लोग गुड सर्विस का, सप्लाई का। बट अलग अलग मीनिंग क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने बिजनेस के दौरान ये काम कर रहा है और ऐसे स्टेट में कर रहा है जहां उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एनआरटीपी ये बिजनेस के दौरान करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, बट उनका इंडिया में बिजनेस प्लेस, रेजिडेंस दोनों ही नहीं है। डन, दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन स्कीम और ये 2 मीनिंग।